नमस्कार, एनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूएस ईरान डील से बाजार में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी। निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा उछलकर 23,950 के पार। बैंक निफ्टी में भी 600 पॉइंट की रैली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी करीब 1.5% की तेजी। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 4% फिसलकर 14 के करीब पहुंचा। वेदांता ग्रुप की 4 कंपनियों के लिस्टिंग के मौके पर अनिल अग्रवाल का मेगा इंटरव्यू। हमसे खास बातचीत में कहा, ग्रुप की 5 कंपनियों के बिजनेस में है दम। निवेशकों को डिविडेंड पॉलिसी जारी रखने का दिया भरोसा। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 2 गुना करने का रखा लक्ष्य। न्यूक्लियर पावर पर होगा ज्यादा फोकस। मेटल शेयरों में आज तूफानी तेजी। करीब 4% चढ़ा मेटल इंडेक्स। साथ ही कैपिटल मार्केट, रियल्टी और ऑटो में भी 2% से ज़्यादा का उछाल। 5 से 6% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल फोर्स मोटर्स और अशोक लेलैंड। साथ ही ऑयल एंड गैस, एनबीएफसीज और सरकारी बैंकों में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। यूएस ईरान डील होने और क्रूड में नरमी से इंडिगो ने भरी उड़ान। शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार। साथ ही एशियन पेंट, एलएनटी, पेट्रोनेट एलएनजी को भी ईरान डील से मिला सपोर्ट। तीनों शेयर 3 से 4% चढ़े। उधर गोल्ड सिल्वर में तेजी से दौड़े मुथूट और हिंदुस्तान जिंक। सोने और चांदी में रिकवरी से ज्वेलरी और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में जोरदार तेजी। 6% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना कल्याण ज्वेलर्स। साथ ही टाइटन, सेंको और टीबीजी में भी रौनक। गोल्ड फाइनेंस में 3% चढ़ा मन्नापुरम फाइनेंस। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट का जलवा। चार्ट जीपीटी इंडेक्स निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स करीब 2% मजबूत। वही मजबूत चार्ट के दम पर आईडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक, नोवामा, पिडिलाइट और इंडियन होटल्स में खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट शेयर चोला इन्वेस्ट और बजाज फाइनेंस भी भागे। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। शेयर में रहेंगे आपके साथ अमित सेठ और सोमल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल रिसर्च गौतम दुग्गड़ से खास बातचीत होगी। टेक्निकल पर कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल होंगे। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा आज के मार्केट एक्शन पर। शानदार मूव मार्केट में, और अच्छी बात यह है कि अब हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद टिक रहे हैं वापस 23,950 के आसपास। बैंक निफ्टी में गैप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, 900 पॉइंट के करीब का, तो इसके लिए वहाँ पर थोड़ी सी आप प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। दोनों इंडेक्स करीब 1.5% के करीब ऊपर आपको दिखाई देंगे। मिड कैप 1.4% ऊपर है। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी करीब 1.25% के करीब, 1.5% के करीब ऊपर है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा है। कल्याण ज्वेलर्स, एलएनटी फाइनेंस, फोर्स मोटर्स, स्विगी, मोतीलाल ओसवाल रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। आज सुबह मैं एक नोट पढ़ रहा था कि शायद एक कस्प ऑफ अ बिग ब्रेकआउट स्टॉक है इस समय, करीब 5% ऊपर। इटर्नल में 4% की तेज़ी है। अच्छा खासा मूव इटर्नल में आ रहा है इस समय। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी। वेदांता की 4 लिस्टिंग्स हो चुकी हैं, आपकी स्क्रीन पर वो रेट्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास वेदांता था तो आपको चारों एक शेयर मिले हैं, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस, सिंपल अरिथमेटिक है, आप इनको कंबाइन कर लीजिए, ऑयल एंड गैस को, पावर को, एल्यूमिनियम को, और ये चारों के चारों स्टॉक्स जो हैं इनको आप उस हिसाब से कंबाइन कर लीजिए। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं श्रेया, और आज की ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। बताइए, आज हमारे पैनल से ट्रेड की शुरुआत करते हैं। पैनल से ट्रेड की शुरुआत करेंगे सर। अच्छा मोमेंटम बाजार में है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, ट्रेड्स ले लेते हैं हम। और अमित जी और सोमिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आप दोनों का ही स्वागत है और गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अमित जी बताइए, अब इस वक्त की 2 ट्रेड्स क्या होगी आपकी? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमएनएम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसने एक अच्छा खासा बेस बनाया 2900 3000 के लेवल्स पे, और इस पुल बैक में हम आज के सत्र में देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी रिगेन किया। 10 और 20 कंफर्टेबली रिगेन था लास्ट सेशन में इनफैक्ट। तो एमएनएम बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग यहाँ 3100 का, 3100 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3190 के। श्रेया जी, दूसरा स्टॉक मेरे रेडार में, इनफैक्ट अभी अनुज जी डिस्कस भी कर रहे थे सवेरे से रेडार में, दैट इज मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट्स में 900 910 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने उसे क्रॉस किया है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट भी है।
लास्ट सत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी हाई थे, तो इसे बाय करना है 920 का स्टॉप लॉस रहेगा मोतीलाल ओसवाल में, और टारगेट्स हमारे यहाँ पे 960 के रहेंगे। ओके सोमिल जी, गुड मॉर्निंग। सोमिल जी, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी 2 ट्रेड्स होंगी फ्रॉम द लार्ज कैप्स, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं लार्जर व्यू लेके चल रहा हूँ। मीडियम टर्म आउटलुक के कॉल्स लेकर आया हूँ। पहला होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, TMPV। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मूव शुरू हुआ है और लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 2 या 3 वीक में जो करेक्शन आया था 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव आज और फ्राइडे के सेशन में शुरू हुआ है। दैट इज ग्रेट। बहुत ही अच्छा सेटअप है। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है ये स्टॉक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर एक मीडियम टर्म का ट्रेड ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 385 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 442 पर। दूसरा स्टॉक है L&T। L&T में भी वेरी सिमिलर एक करेक्शन हमने देखा, साइडवेज करेक्शन देखा इन द लास्ट 1-1.5 महीने में। इसके पहले एक शार्प करेक्शन भी देखा था बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। 200 डेली मूविंग एवरेज एंड 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे ये कंसोलिडेशन होके ऊपर की तरफ टूटा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस हैं। यहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस रहेगा 4000 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 4600 के प्लस भी रह सकते हैं, लेकिन इस समय 4600। ओके, L&T और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सोमिल जी को पसंद आ रहा है ट्रेड्स के लिए। आशीष जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी अर्षा जी, पहला जो ट्रेड रहेगा टाइटन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है टाइटन में, और वापस जो रिसेंट हाइस थे 4 जून के, उसको ये सरपास कर रहा है। तो यहाँ पे इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस पे मेंटेन करना है 4200 का SL मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके तो 4350 4350, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 4450 4450 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो HDFC लाइफ का है। यहाँ पे भी काफी नीचे के लेवल से हमको एक फ्रेश मूव देखने मिल रहा है, तो इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 560 का SL मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 585 एंड 595, 2 टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। ओके चलिए, ये हो गई आशीष जी की ट्रेड्स। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। अनुज जी, पहला ट्रेड है डिक्सन पे। यहाँ पर खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 11700 के रहेंगे और 12300 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ट्रेंड पे भी खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है कि ट्रेंड इस बार 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 2800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3000 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके चलिए, ये हो गई आपके लिए इस समय की ट्रेड्स। लेकिन अब बात करते हैं थोड़े से लंबे समय की, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिसमें आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि क्या यहाँ से एक नई रैली की शुरुआत हुई है। देखिए, इंट्राडे में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या यहाँ से एक नई रैली की शुरुआत हुई, और आज से क्यों, मैं कहूँगा पिछले मंडे से क्या एक नई रैली की शुरुआत हुई थी, और एक ख़राब खबर के साथ क्या मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, या एक रिस्क रहेगा मार्केट पर वापस। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ हमारे साथ हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट को एक चीज़ पता है कि हालांकि अर्निंग्स अपस्विंग आ रहा था, लेकिन ये वॉर ठीक उस समय पर हो गई, और ऐसे में शायद Q1 में कुछ इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अब क्योंकि वॉर खत्म हो गई, कच्चा तेल वापस 83 पर है, होपफुली आगे और नीचे आएगा, क्या यहाँ से भारतीय बाजारों में एक बड़ी रैली की शुरुआत हो सकती है? गुड मॉर्निंग अनुज, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, आपने सही कहा कि Q1 में थोड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन बाजार ने, आप देखना, जब 4th क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत अच्छे थे तो स्टॉक्स में कोई रिएक्शन नहीं आया, ना बाजार में कोई रिएक्शन आया है, बिकॉज इन्वेस्टर्स इसको लेके चिंतित थे कि 1st क्वार्टर के नंबर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा हायर क्रूड प्राइसेस का और बाकी कमोडिटी प्राइसेस का। चूंकि अब जब वॉर खत्म हो चुका है और एटलीस्ट अनाउंसमेंट हुई है, और इसका इम्पैक्ट हमें कमोडिटी प्राइस पे ऑलरेडी दिख रहा है। मार्केट हमेशा आगे की सोचता है। इवन इफ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट 1st क्वार्टर के अर्निंग्स पे रहेगा, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस और अदर इन्वेंट्री का, सप्लाई चेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, बट बाजार अब आगे देखेगा कि अगर हॉर्मुज खुल जाता है
क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहती है और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारी करेंसी स्टेबलाइज हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है पिछले 2-3 महीनों में, तो मार्केट विल लुक अहेड और उसको वो पहले प्राइस इन कर लेगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस भी काफी फेवरेबल है लार्ज कैप्स में। मिड कैप्स में ग्रोथ फेवरेबल है क्योंकि वैल्यूएशन वहां ज्यादा रूम नहीं दे रहा है आपको, बट मिड कैप की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है। इस क्वार्टर में हमारे कवरेज में 105 जो कंपनीज मिड कैप्स की है सेबी क्लासिफिकेशन के हिसाब से 36% अर्निंग्स ग्रोथ आया है 25% के एक्सपेक्टेशंस के सामने, और फुल ईयर FY 26 में 32% अर्निंग्स ग्रोथ आया है। आगे भी हमको मिड कैप में अगले साल 16% अर्निंग्स ग्रोथ की गुंजाइश दिख रही है, जबकि लार्ज कैप में 8 से 10% है। तो जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है वहां पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, और जहां पे वैल्यूएशंस रीजनेबल है मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा एक बाउंस आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। ओके, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट की रैली को लीड करेंगे गौतम जी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स SIP या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखिए 2-3 सेक्टर्स जो हमें पसंद है, जो हमें लगता है कि मार्केट को लीड करेंगे। अगर मार्केट को आगे बढ़ना है अनुज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है BFSI सेक्टर को आगे से लीड करना पड़ेगा, बिकॉज वो 36% ऑफ द इंडेक्स है, 36 से 40% के बीच में, और 35% ऑफ अर्निंग्स पूल है। और हमने देखा है कि पिछले 2 से 2.5 साल में बैंक्स ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि वहां पे एक तो FI सेलिंग भी बहुत रेगुलर रहा है। CY 25 में FI सेलिंग करीबन $19 बिलियन था, और अभी तक 5.5 महीने में पहले कैलेंडर 26 के हमने देखा है करीबन $30 बिलियन का FI सेलिंग हो चुका है। तो लगभग 18 महीने में हमने $50 बिलियन का FI सेलिंग देखा है, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हमें बैंक्स के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पे देखने को मिला है। अगर मान लीजिए सिचुएशन ठीक होता है, इंडिया जो कि हमेशा अंडर परफॉर्म करता है हायर क्रूड प्राइसेस पे, अब अगर क्रूड नीचे आता है, करेंसी स्टेबलाइज होती है, और मान लीजिए हमारा ग्रोथ भी थोड़ा पिकअप करता है, हमारा अनुमान है अगले साल निफ्टी में 15% अर्निंग्स ग्रोथ की। पिछला 2 साल में क्यूमुलेटिवली 6% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। सो अगर ग्रोथ का इक्वेशन, क्रूड, करेंसी ये ठीक होता है और FI सेलिंग रुकता है थोड़ा सा, या बाइंग होता है, आज तो कोई बाइंग का बात ही नहीं कर रहा है, बट अगर मान लीजिए FI सेल फ्लोज अगर बाई फ्लोज में कन्वर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली बैंक्स में काफी आसार दिखते हैं यहाँ से आउट परफॉर्म करने के। दूसरा, फंडामेंटली हमें लगता है 2 साल फ्लैट या सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ के बाद प्राइवेट बैंक्स का इस साल का ग्रोथ 17 से 20% के बीच रह सकता है, जो कि हमारा एस्टिमेट है। तो प्राइवेट बैंक्स में वैल्यूएशन सस्ते हैं और ग्रोथ पिकअप हो रहा है, और अगर FI सेलिंग अगर रुक जाता है तो मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स के आउट परफॉर्म करने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा सेक्टर जो हमें लगता है यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जहाँ की बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। बहुत सारे सब सेगमेंट्स उसमें आते हैं, ज्वेलरी, होटल, रिटेल, न्यू एज कंपनीज भी डिस्क्रिशनरी में कैटेगराइज होते हैं, कई सारे लेंसकार्ट के जैसे। तो हमें लगता है डिस्क्रिशनरी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का जरिया बन सकता है अगले 3 से 5 सालों में। हमारा पूरा जो वेट है कंजम्पशन का मॉडल पोर्टफोलियो में, वो पूरा डिस्क्रिशनरी में है। FMCG में हमारा 0 वेट है पिछले 1.5 साल से। तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, टाइटन, इंडियन होटल्स, इंडिगो, लेंसकार्ट, जोमैटो, रैडिको खेतान, ये सारे स्टॉक्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी मौजूद है। और तीसरा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें करेक्शन देखने मिला था पिछले 3 से 6 महीने में, वो रहा है ऑटो। और लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये डर था, रिस्क था कि कमोडिटी प्राइस अगर ज्यादा बढ़ती है तो ऑटो के मार्जिन्स में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ऑटो के मंथली नंबर्स देखें तो बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। वहां पे हमारा प्रेफरेंस जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में टॉप आइडियाज, M&M, TVS मोटर्स, हैप्पी फोर्सिंग, इन सब में है। ये 3 सेक्टर मुझे लगता है मार्केट को आगे लीड करेंगे। इसके अलावा फिर बॉटम अप कई सारे आइडियाज हैं। कैपिटल मार्केट पूरा सेगमेंट, वहां पे हमारा बहुत बुलिश व्यू रहा है पिछले 3 साल से, और आज भी हम बहुत बुलिश है। तो ये 3-4 सेक्टर मुझे लगता है कि मार्केट को आगे लीड कर सकते हैं। ओके गौतम जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बैंक्स, फाइनेंशियल्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स का जिक्र किया,
डिस्क्रेशनरी ऑटो, साथ ही कैपिटल मार्केट स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि लार्ज कैप में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी हो गई है, वहीं मिड कैप में आप ग्रोथ बड़ा देख रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो मिड कैप्स में भी क्या इन्हीं सारे स्पेस के स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए, क्या कुछ और स्पेसेस मिड कैप स्पेस में आप देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग श्रेया। मुझे लगता है मिड कैप्स में सेक्टर से ज्यादा मिड और स्मॉल कैप्स में हमेशा बॉटम अप इन्वेस्टिंग ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, बिकॉज हर एक सेगमेंट में मिड कैप में अलग अलग स्टॉक्स के अपने अलग कैटलिस्ट और ड्राइवर्स होते हैं। तो मिड कैप में आप ऐसे सेक्टर वाइड कॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मिड कैप में मुझे बॉटम अप आइडियाज ज्यादा प्रूडेंट लगता है कि दोनों सेगमेंट में, चाहे मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, वहां पे आपको बॉटम अप इन्वेस्टिंग करना चाहिए। स्मॉल कैप 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अर्निंग्स के इस साल FY27 में हमारे एनालिस्ट का जो एस्टिमेट है, जो हम 175 स्मॉल कैप स्टॉक्स कवर करते हैं सेबी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वहां पे 29% अर्निंग्स ग्रोथ की हमको उम्मीद है अगले साल। थोड़ा बेस भी लो है बिकॉज इस साल स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप्स को भी अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप इस साल का कंस्ट्रक्ट देखते हैं श्रेया, तो पूरा जो मेरा कवरेज है 375 स्टॉक का, वहां पे फुल ईयर अर्निंग्स ग्रोथ 15% रहा है FY26 में, जिसमें लार्ज कैप 13%, मिड कैप 32% और स्मॉल कैप ने 11% ही ग्रोथ दिया है। लास्ट ईयर भी स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म किया है, उसके पिछले साल भी स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। तो FY27 शायद पहला ऐसा साल होगा 3 साल के बाद जहां पे स्मॉल कैप का अर्निंग्स भी मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा आएगा। ओके। अच्छा गौतम जी, एक सेक्टर जहां ब्रूटल बेयर मार्केट चल रही है, मतलब ऐसी बेयर मार्केट शायद इतिहास में ना देखी हो, वो है आईटी। आप आईटी का 6 महीने का चार्ट देखिए और ख़ास तौर से लार्ज कैप आईटी। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं कुफोज जैसे, जिन्होंने थोड़ा सा स्पेस में भी आउट परफॉर्म किया है, लेकिन आईटी में इस तरीके के प्राइस डैमेज को आप कैसे देख रहे हैं? अनुज, क्लियरली आईटी आपने सही कहा, 6 महीने से प्राइस बहुत ब्रूटली डिस्ट्रॉय हुआ है वहां पे। देखिए, ग्रोथ हमेशा से कम होता गया है। अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया भी देखते हैं, तो जो सेक्टर एक जमाने में आज से 25 साल पहले 25-30% ग्रोथ करता था, 10 साल पहले वो ग्रोथ 15% हुआ है। आज वो ग्रोथ 8 से 10% के बीच में सिमट गया है। इंडिया ऐसा मार्केट है जहां पे लोग ग्रोथ के लिए आते हैं। हालांकि आईटी के बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्रोथ कम है। दूसरा, ये जो पूरा डिसरप्शन आप देख रहे हैं एआई को लेके, रोज कोई ना कोई न्यूज आता है और इससे लोग आईटी कंपनीज के टर्मिनल वैल्यू पे भी अपना नजरिया बना रहे हैं। ऐसे माहौल में जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और ग्रोथ कम है, तो नेचुरली आपके मल्टीपल्स डीरेट होंगे। वैल्यू है, डिपेंड्स ऑन योर आउटलुक। अगर आप कहते 3 महीना पहले भी, तो शायद लगता कि स्टॉक्स में वैल्यू है, लेकिन वहां से भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। तो ये ऐसा माहौल है अनुज, जहां पे जब तक न्यूज फ्लो अराउंड एआई और काफी सारे जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबली, आपने न्यूज सुना ही होगा अलग अलग कंपनीज का, बिग 5 बिग 7 का जो कैपेक्स प्लान्स है, मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे लोगों को ग्रोथ को लेके क्वेश्चन मार्क बना रहेगा और ये स्टॉक्स टाइम करेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत ज्यादा प्राइस डैमेज होगा आईटी में, बट मुझे लगता है टाइम करेक्शन हो सकता है, इसलिए हमारा अभी भी आईटी में अंडरवेट कॉल है। ओके, एक तो आईटी पे अंडरवेट है गौतम जी आप, दूसरा आपने एफएमसीजी पूरा स्पेस कहा। एफएमसीजी पैक में क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं आपको सर? जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो तो बड़े मतलब पेन में है अभी फिलहाल, यहाँ पे तस्वीर कब सुधरेगी? तो हमारा एफएमसीजी पे 5 साल से अंडरवेट रहा है और पिछले साल हमने इसको 0 वेट कर दिया है। इसके केवल 2 रीजन है। ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है एफएमसीजी में। देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकालेंगे, तो जो प्योर प्ले एफएमसीजी कंपनीज है, ना कि डिस्क्रिशनरी, जो प्योर प्ले एफएमसीजी एंड स्टेपल कंपनीज है, उनमें एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसने पिछले 10 सालों में ट्रेलिंग बेसिस पे 10% टॉप लाइन कंपाउंडिंग दिया है। राइट, मैं वॉल्यूम की बात नहीं करूं, टॉप लाइन की बात करूं, विच इज वॉल्यूम प्लस प्राइस। तो अर्निंग्स ग्रोथ भी उस हिसाब से बहुत ही नैरो रहा है, 5 से 8% के भी सीएजीआर रहा है। और कई सारे कैटेगरीज, जिस कैटेगरीज में ये कंपनीज प्ले करती हैं, वो कैटेगरीज काफी पेनिट्रेट हो चुकी है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओरल केयर कैटेगरी 2007 में 72% पेनिट्रेशन पे थी, तो 2008 से लेकर 14 तक उस कैटेगरी की जो लीडरशिप है, मतलब जो लीडर है कंपनी,
उसने लगभग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिया था लगातार 4-5 साल। 2014 में जब पेनिट्रेशन 95% हो गया, तो पिछले जो 10-12 साल है, वहां पे टॉप लाइन ग्रोथ हार्डली 5 या 4% के बीच में कंपाउंड हुई है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने दर्शाया है। ऐसे कई सारे कैटेगरीज है जहां पे पेनिट्रेशन आपका एक पीक पे हिट कर गया है। तो या तो आपको पर कैपिटा कंजम्पशन वहां पे बढ़ाना होगा या प्रीमियमाइजेशन बहुत ज्यादा पेस से एक्सेलरेट होना होगा, जो आज के माहौल में नहीं दिखता है। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ 10% से नीचे है और वैल्यूएशन आज भी 40 से 50 के बीच है, तो हमें लगता है कंजम्पशन में स्टेपल्स के बजाय डिस्क्रिशनरी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, जहां पे एटलीस्ट ग्रोथ 15-20% से ज्यादा है। कई सारे कंपनीज है जहां पे ग्रोथ 25-30% भी आ रही है। और इंडिया एज ए सेट हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं, चाहे कंजम्पशन हो, फाइनेंशियल्स हो, टेक हो, इंडस्ट्रियल्स हो, हेल्थ केयर हो, ग्रोथ को लेके जो डाइवर्जेंस है ट्रेडिशनल ओल्ड लेगेसी कंपनीज में और जो निश कंपनीज है उसी सेगमेंट में, वहां पे आपको ग्रोथ डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो आपको इवेंचुअली प्राइस के परफॉर्मेंस में भी डाइवर्जेंस दिखेगा। इसलिए हमें कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी ज्यादा पसंद है स्टेपल्स के मुकाबले। आप अगर यही चीज मैं आर्ग्यूमेंट थोड़ा एक्सटेंड करूं, फार्मा में भी लगभग यही हाल है। अगर आप इंडिया की टॉप 5 फार्मा कंपनीज देख ले 2016 की, सबको पता है कौन सी कंपनीज थे 2016 में टॉप 5। उन पांचों कंपनीज का अगर आप अर्निंग्स ऐड करते हैं और 10 साल का सीएजीआर देखते हैं, तो लगभग 7% अर्निंग सीएजीआर केवल रहा है 10 साल में। वो मार्केट कैप भी 8% कंपाउंड पर है। तो इवन इन फार्मा हमें ये डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। कंजम्पशन हमने जस्ट डिस्कस किया, फाइनेंशियल जस्ट डिस्कस किया। तो एक इंडिया का ब्रॉड टॉप डाउन पिक्चर यही रहा है कि ग्रोथ हैज बिकम वेरी नैरो एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल पॉकेट्स। आपने मेरे दूसरे सवाल के जवाब में जो स्पेसेस गिनाई उनमें आपने ऑटोज़ की बात की। ऑटोज़ काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इसमें कमर्शियल व्हीकल्स है जहाँ एक थोड़ी सेंस बन रही थी कि शायद एक साइकिल के पीक का रिस्क है। टू व्हीलर्स में एक बहुत बड़ी बुल मार्केट प्ले आउट हुई थी, उसके बाद ऑब्वियसली वॉर के बाद तो सभी में इम्पैक्ट आया। फोर व्हीलर्स में काफ़ी शानदार मूव रहा है। विद इन ऑटोज़ आपकी सेलेक्टिव पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? तो अनुज, जैसा मैंने कहा, हमारे जो टॉप आइडियाज रहे ऑटोज में पिछले 3-4 सालों से मोटा मोटा सेम ही रहे हैं। 4 व्हीलर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2 व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स, ऑटो एंक्स में हैप्पी फोर्जिंग। अभी हमारे टीम ने 3 दिन पहले एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप ऑटो एंक्स पे कवरेज निकाला है गैब्रियल पे, जहां पे हमारा अर्निंग्स का अनुमान अगले 2 सालों में, जो इस साल 250 करोड़ का प्रॉफिट था, 2 साल में हमारा एस्टिमेट है 600 करोड़ होने का। तो वहां पे भी हमारी काफी पॉजिटिव राय बनती हुई है। बट जो बड़े स्टॉक्स है उसमें M&M एंड टीवीएस की स्टोरी बहुत कंसिस्टेंट रही है पिछले 7-8 सालों से। आपने देखा होगा 2019 में टीवीएस का प्रॉफिट 600 करोड़ था, 2026 में उन्होंने 3600 करोड़ का प्रॉफिट लगभग किया है और आने वाले 2 सालों में हमारा जो एस्टिमेट है वो 5800 करोड़ का है। तो इस हाई बेस पे भी वो 25% प्लस अर्निंग्स कंपाउंडिंग हो सकती है। और ये अकेला ऐसा कंपनी हमारे कवरेज यूनिवर्स में जहां पे लगातार 20 क्वार्टर तक EBITDA लगभग 20% प्लस ग्रोथ दिया है, बहुत कंसिस्टेंट रहा है। सेम थिंग फॉर M&M, कैपिटल एलोकेशन बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 5-6 सालों में, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है। ट्रेडिशनली इस कंपनी को सिक्लिकल माना जाता था, लोग बारिश को देख के ऑटो पे व्यू बनाते थे, लेकिन आप देखिए M&M ट्रैक्टर प्लस एसयूवी होने के बावजूद पिछले 6-7 सालों में एक भी ऐसा साल नहीं आया है जहां पे अर्निंग्स डिक्लाइन हुई है। तो इस वजह से M&M हमारे एक टॉप आइडियाज लिस्ट में रहा है और हमारे टॉप 5 निफ्टी आइडियाज में भी है और ऑफ कोर्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। ओके, गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं। मार्केट में एक वापस थोड़ा सा बाउंस बैक आ रहा है और मिड कैप देखिए आप क्या शानदार स्ट्रेंथ है, और ये एक और चीज़ है जहाँ पर आप फोकस करें, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक। ब्रेथ काफ़ी अच्छी है मार्केट की, पहले कारोबारी सत्र और अब मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। सहज जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और थोड़ी ऊपर इस तरह से हमने गिरावट देखी निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत थोड़ी सी, लेकिन अब फिर से हम वहाँ से ऊपर आ रहे हैं। अभी फिलहाल आज के अभी तक का प्राइस एक्शन देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका आउटलुक? जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। आई थिंक प्रीवियस वीक में जो हमने एक रिवर्सल देखा है, आज पॉजिटिव न्यूज फ्लो के हिसाब से एक एक्सटेंशन रहा है। टेक्निकली यदि आप देखें तो आप एक ओवरबॉट सिचुएशन में सुबह ओपन किए इतनी पॉजिटिविटी के साथ में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन आई थिंक बहुत ऑब्वियस है।
मेरा टेक्निकल सेटअप तो मानना यही रहेगा कि हमें लॉन्ग कंटिन्यूएशन ही प्ले करना चाहिए और ये जो भी इंट्राडे में हमें डिप मिल रही है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही हमको ट्रीट करना चाहिए इंट्राडे एज वेल एज कैरी फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव से। सो ब्रॉडली ध्यान ये रहेगा बाय ऑन डिप्स, यदि पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना हो तो थोड़ा सा मीनिंगफुल डिप बेटर रहेगा, बट इन प्योर इंट्राडे सेटअप के लिए हम भी अभी मोमेंटम पैरामीटर्स को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ गेन करने का इंतजार ही कर रहे हैं। यदि वो हो जाता है तो श्योरली पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में मेरे हिसाब से 24,050 24,100 तक जाने की शॉर्ट टर्म में निफ्टी क्षमता जरूर रखता है। तो ध्यान ओवरऑल आई थिंक पॉजिटिव ही रखना चाहिए एज अ प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और मंथली पैरामीटर्स पे भी जैसे मैंने आपको बताया कोई मीनिंगफुल डिप आता है तो लॉन्ग का ही ध्यान रखना है आपको। ये लॉन्ग का ही ध्यान रखना है। सहज जी गुड मॉर्निंग। तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो जाएं लॉन्ग साइड पर ही होंगे आइडियाज? जी अनुज जी, इनफैक्ट आज बहुत दिनों बाद कुछ मोमेंटम आइडियाज आ रहे हैं, नहीं तो मैं यूजुअली वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को देख रहा था मार्केट के सेटअप को ध्यान में रखते हुए। दो मोमेंटम आइडियाज हैं। एक इंडियन होटल, इसने एक रेंज का बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक कुछ दिक्कत, एक रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडियन होटल्स आज सुबह हमने चार्ट जीपीटी में भी लिया था, यहाँ पर अच्छा मूव है और करीब करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अमित जी, इंडियन होटल्स एक बार जरा आप चार्ट देखिए, हालांकि सहज जी इस पर व्यू दे रहे थे, लेकिन आपका क्या व्यू होगा टेक्निकली स्टॉक पर? बहुत दिनों के बाद एक पॉजिटिव मूव आ रहा है यहाँ पर कुछ दिनों से। अनुज जी, इंडियन होटल का अगर हम चार्ट देखें तो की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये चार्ट ट्रेड कर रहा है, 200 डेमा को भी क्रॉस कर रहा है और इनफैक्ट एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लगभग 680 685 के आसपास एक रेजिस्टेंस था और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो काफी बेहतरीन चार्ट है। मुझे लगता है नियर टर्म में 720 725 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 688 रुपीज का रखेंगे। ओके, चलिए ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स हो गई। मार्केट में इस समय एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार अगर वो विजुअल्स हों फाइनेंस मिनिस्टर के तो वो दिखाएंगे ज़रा मुझे, जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक बातचीत हो रही है। एक बार वो दिखा दीजिए मुझे ज़रा, और उसके बाद फिर हम शो के एंड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज एक दिन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी है ना, और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। रामदेव जी सवाल पूछ रहे हैं, एक्चुअली इसके लिए मैं कट करना चाह रहा था। एक बार सुनाइए ज़रा मुझे, क्या बात हो रही है? The only way the way we have gone about in the past is because of relentless growth of 7 to 8%, and that has given to the market 13 to 14% kind of compounded growth in market cap. Now that has created a problem with the FIIs. FIIs today, they hold about 800 to 900 billion dollars of our stock, which is 16% of the market, 33% of the floating stock. In last 10 years, because we have done very well as an economy, our holdings, their holdings have grown at 3 to 4x, whereas my forex reserve has grown just about double, from 400 to 800 billion. Now we have reached a situation where forex reserve is just about 700 billion and their holding is 900 billion. So their holding to my reserve is less than 100%. So how do we, because they're very important, integral part of the entire system. How do we move forward from here in terms of this is there as a situation? We are doing very well. Growth is the only way out, and we are pushing the growth ahead. But when you grow at 7.5-8%, my corporate profits grow at 14-15%. And hence stock market will also grow at 13-14%. That will build their value of the current situation as it is to 1.5-2 trillion in next 8-10 years. So, do you see? Has it been? I'm just flagging the issue the way it comes in my mind. So, any comment on that? But 70% of the growth is ours, while 30% is theirs. 70% is our growth. Yeah. It is our growth only which is creating challenge for us. I think you've answered the question yourself in a way. Our own growth, our own participation in the market has really buoyed the stock market considerably. And as is the nature of the market, there are cycles when people make their profit, go out, come back, and so on. But not just leaving it there, between the RBI and the government,
we've done some analysis and come up with an announcement last week where the bond markets can be a very good, magnet to absorb those capital which can come in, making it into, FAR, so that the compliance routines are not going to burden people, and the withholding tax treatment which we've offered, we think will be the first step towards drawing some capital back, although we've at the moment confined it only to the bond market. But certainly that's not the end of the story. We'll be doing more. We recognize we need more foreign capital to come in. But the fact that RBI has now allowed public sector undertaking and banks to go out and pick money from outside, giving them a framework in which they can do it. And in that framework, a very important aspect is the hedging is at the RBI's expense. They don't have to hedge for the risks, particularly the currency-related risk, the volatility, the exchange rate risk. That will be on RBI. And as a result, the banks can now go unfettered to raise capital from outside. So we have taken a very calibrated approach to make sure that the markets do receive the required investments. Another point, another point which is more positive is that because of there is an unprecedented capex boom all over the world, thanks to AI build-up, which is one of the largest build-out all over the world. Second is defense preparedness. Third is energy transition. And fourth is GCC boom in India. All these four are combining into massive opportunity, even to Indians. I mean, whether in various forms, and it will become even more. But some of these opportunities are very, very short-termish in character. Like it may be there 16 months, 18 months, 20 months. So we need to respond to these opportunities very, very fast. Some of the corporates I met, they said, sir, it is not about the demand. It is about how fast we are responding in terms of supply, whether it is from regulatory side, whether it is from permission side, whatever it takes in India to get them moving, because that can also bring a lot of forex. So they are saying it's a real challenge is supply side. Is it in the minds of the government? Of course. In fact, we've been engaging with the states, not just the center to have a policy on data centers and GCCs, but also talking to the states to make sure they understand that these are going to be immediate job-generating investments. I'm not sure if it is 15 or 16 months, but it is certainly going to be, at least in the coming decade, a predominant way in which data is going to be used. And as long as it is happening in India, I think it's good for the data security, and also in the process of creating the jobs, you will give a certain vibrancy to the economy. So states are coming up with policies. In fact, many states have come, and not just with the policy, they've been on their toes to meet up with people, get the GCC coming in. Earlier, I was in Bangalore yesterday. Earlier, it used to be just Bangalore, probably somewhat Hyderabad, and probably somewhat here in Noida or Ghaziabad. Now you have cities like Tumkur, Mangaluru, meaning tier 2 cities are also becoming hosts to data centers. And it is just spreading so quietly. Not till you get the data, let us say, from the CIA and FICCIs of the world, you really see how speedily it is spreading. And people have not treated it as, oh, what is this? What's data center? No, there is a layer of our Indian technicians. ओके बिल्कुल देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात की बॉन्ड टैक्सेशन पर, उन्होंने कहा कि काफ़ी सोच समझ कर स्टेप लिया गया है। रामदेव जी ने सवाल भी पूछा कि हमें अभी और एफआई के पैसे की ज़रूरत है, उस पर क्या कुछ कदम होगा, तो उस पर कोई सीधा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन क्लियरली फाइनेंस मिनिस्टर की नज़र है उस पर। हमारी नज़र मार्केट पर है। निफ्टी वापस डे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है 340 पॉइंट ऊपर 23,960 पर, और मिड कैप इंडेक्स
1.5% ऊपर है। मार्केट ब्रेथ शानदार है 7:1 की। चलिए इस शो को समेट रहे हैं, इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।